राम राम, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई 2026 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान से जुड़े जो करंट अफेयर के प्रश्न रहने वाले हैं उनका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज की हमारी क्लास के जो मुख्य विषय जो रहने वाला है, मुख्य जो प्रश्न रहने वाले हैं वो ग्लोबल एआई समिट 2027 के संबंध में और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन हो रहा है उसके संबंध में, और जो भारत के नए यानी 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं उनके बारे में हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। तो सभी साथी जो क्लास को पूरा देखें और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो हमारे चोल राजवंश है, भारत का चोल राजवंश है, उसकी 3 प्राचीन भारतीय धरोहरें लौटाने की घोषणा की है। यह घोषणा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान की गई वापसी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस टेरिटी यानी MLAT के तहत की जाएगी। लौटाई जाने वाली धरोहरों की बात करें तो देवी भद्रकाली की कांस्य त्रिशूल है और ग्रेनाइट का नंदी विग्रह है, और भारत का भगवान श्री कार्तिकेय की जो 6 मुख वाली प्राचीन प्रतिमा है वो लौटाने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई है। अब बात करें चोल वंश के बारे में थोड़ा सा, तो शासनकाल इसका चोल वंश का रहा 850 से 1279 ईस्वी तक, और राजधानी तंजावुर, और प्रसिद्ध जो शासक रहे हैं चोल राजवंश के वो है राजेंद्र चोल प्रथम, और कांस्य मूर्तिकला एवं मंदिर वास्तुकला के लिए ये वंश प्रसिद्ध रहा है। कौन सा? चोल वंश। अब बात करें भारत किर्गिस्तान ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज़ की स्थापना की है, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में केंद्र का उद्घाटन किया गया, और उद्देश्य इसका महाभारत एवं किर्गिस्तान के मानस महाकाव्य पर संयुक्त शोध को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन जो स्टडीज़ है इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसके संबंध में थोड़ा सा अध्ययन करें तो मानस विश्व का सबसे लंबा मौखिक महाकाव्य माना जाता है। मानस विश्व का सबसे बड़ा मौखिक महाकाव्य माना जाता है। अब बात आती है ग्लोबल एआई समिट 2027 का आयोजन होने जा रहा है। तो 2027 का ग्लोबल एआई समिट जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाला है, और उद्देश्य है इसका एआई गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल एआई एवं वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। और आगामी आयोजन यानी 2028 का भी आयोजन तय हो चुका है। कहाँ होगा? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन होगा। अब बात करें ICMR हिमालय में स्थापित करेगा पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर। यह केंद्र किलोंग हिमाचल प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है, और उद्देश्य है इसका रहेगा उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं जलवायु संबंधी बीमारियों पर शोध करना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। अब बात करें ICMR की, तो स्थापना इसकी 1949 तो स्थापना इसकी 1911 में हुई, और जो ICMR नाम है ये 1949 में दिया गया। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अब अगला प्रश्न आता है, कर्नाटक में थोरियम के विशाल भंडार की खोज हुई है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI ने चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट में क्षेत्र में थोरियम के भंडारों की खोज की है। लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में ये थोरियम के भंडार मिले हैं। तो थोरियम के भंडार की बड़ी मात्रा मिली है। तो थोरियम की बात करें तो थोरियम भविष्य का स्वच्छ परमाणु ईंधन माना जाता है, यानी परमाणु ईंधन है भविष्य का। मुख्य खनिज मोनोजाइट रहता है। और GSI की बात करें तो इसकी स्थापना 1851 में, और मुख्यालय इसका कोलकाता में। अगला प्रश्न आता है, दुनिया की पहली वीकली बेसल इंसुलिन यानी इविक्यूली भारत ने लॉन्च की है। डेनमार्क की नोवो नॉर्डिक्स ने विकसित किया है। अब मधुमेह रोगियों को प्रतिदिन नहीं बल्कि सप्ताह में केवल एक बार इंसुलिन लेना होगा। तो आपने देखा होगा जो मधुमेह रोगी है यानी जो डायबिटीज़ शुगर से ग्रसित व्यक्ति है वो रोज़ाना खाना खाने से पहले या तो इंजेक्शन यूज़ करता है या एक टेबलेट का यूज़ करता है। तो उसके अब ये रोज़ाना वाला झंझट ख़त्म कर दिया है इस कंपनी ने। तो ये नई जो दवा लॉन्च हुई है जिससे सप्ताह में एक बार केवल यूज करने से जो इंसुलिन का कोटा पूरा होगा। तो अब मधुमेह रोगियों को प्रतिदिन नहीं बल्कि सप्ताह में एक बार इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। इससे इंसुलिन आइसोडेक सक्रिय घटन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के वयस्क मरीजों के लिए स्वीकृत है, यानी जो वयस्क मरीज है केवल उन्हीं के लिए यह स्वीकृत है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है
तो CSIR IICT हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया है। नई तकनीक में हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन HFO गैस का उपयोग होगा और यह पारंपरिक HFC गैस की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित है। तो कौन सी ग्रीन रेफ्रिजरेंट जो टेक्नोलॉजी है। अब बात करें समृद्ध ग्राम परियोजना को वशिष्ठ प्राइज 2026 दूरसंचार विभाग की जो समृद्ध समृद्ध ग्राम प्रोजेक्ट ने WSIS प्राइज 2026 जीता है। तो परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में जो फाइटिकल सर्विस डिलीवरी मॉडल पर आधारित है और एक ही केंद्र पर टेलीमेडिसिन, डिजिटल बैंकिंग, शिक्षा, कृषि और ई गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो ये मल्टी स्टोर भी है, इसे हम कह सकते हैं। और इसे पुरस्कार प्रदाता कौन है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU। लिएंडर पेस अगले प्रश्न है, लिएंडर पेस बने एशियन टेनिस फेडरेशन के प्लेयर एम्बेसडर। तो उद्देश्य एशिया के टेनिस को बढ़ावा देना एवं युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करना। मुख्य उपलब्धियों की बात करें तो 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं और 1966 अटलांटा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल 1996 अटलांटा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता और 2024 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय भी रहे हैं। अब बात करें एस अश्वथ की, तो ये भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 17 वर्षीय एस अश्वथ तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है और पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में तीसरा एवं अंतिम GM नॉर्म प्राप्त किया है। अब बात करें तमिलनाडु इनके संबंध में, तो तमिलनाडु के 38वें ग्रैंड मास्टर और भारत के 98वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब बात करें सौरव गांगुली की, तो सौरव गांगुली ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। तो जुलाई 2026 में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को उनके 54वें जन्मदिन पर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उनके जो आक्रामक कप्तानी, युवा खिलाड़ियों को मौका देने और विदेशों में भारत को जीत दिलाने के लिए इन्हें याद किया जाता है। यह सम्मान भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान और 2000 के दशक में टीम को नई पहचान दिलाने के लिए इनको यह सम्मान प्रदान किया गया। अब बात आती है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की, तो नवंबर 2026 में होने वाले 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी तेलंगाना राज्य करने वाला है और यह खेल देश भर से 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंच है। यानी जो देश की प्रतिभा है वो आगे आए ताकि हमारा देश है वो खेल में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। तो तेलंगाना में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाएगा। अब अश्वत्थ के बारे में बात करें, इनके संबंध में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अश्वत्थ भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, जुलाई 2026 में पुणे इंटरनेशनल राउंड रॉबिन शतरंज टूर्नामेंट जीतकर अश्वत्थ भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बने। उनकी इस उपलब्धि से भारत में शतरंज की बढ़ती लोकप्रियता और युवा प्रतिभाओं को उभरना दिखाता है और भारत अब दुनिया में सबसे ज़्यादा GM देने वालों यानी ग्रैंड मास्टर देने वाले देशों में एक देश बन चुका है। अब बात करें LNG रिगेसिफिकेशन क्षमता में भारत चौथा सबसे बड़ा बाजार बना है। तो IGO की वर्ल्ड LNG रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने स्पेन को पीछे छोड़ दिया और रिगेसिफिकेशन क्षमता के मामले में भारत अब विश्व में चौथे स्थान पर है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और गैस आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसकी ओर बढ़ते कदम को दर्शाता है। अब अगला प्रश्न आता है ऑपरेशन हार्डबॉल का। तो अमेरिकी न्याय विभाग, कनाडा और यूरोप एजेंसियों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया है। इस अभियान का नाम ऑपरेशन हार्डबॉल रखा गया। इसका उद्देश्य ड्रग्स, मानव तस्करी और साइबर अपराध जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों को तोड़ना था। अब अगला प्रश्न आता है बिटवीन थिरन एंड टेल एविव, गाजाज स्टोरी ऑफ एंडिंग वार पुस्तक। इस पुस्तक के जो लेखक है कर्नल राजीव अग्रवाल। पुस्तक में मध्य पूर्व संघर्ष, गाजा युद्ध और भू राजनीतिक तनावों का विश्लेषण है जो किया गया है। यह पुस्तक वर्तमान में वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति को समझाने और समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब अगला प्रश्न आता है नवी मुंबई हवाई अड्डा दवाओं के आयात के लिए अधिकृत है। तो भारत सरकार ने नवी मुंबई जो हवाई अड्डा है उसको दवाओं के आयात के लिए अधिकृत बंदरगाह घोषित किया। इससे फार्मा निर्यात आयात में तेजी होगी और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स को मजबूती मिलने वाली है और महाराष्ट्र को फार्मा हब बनाने के रूप में बढ़ावा मिलेगा। अब अगला प्रश्न आता है त्रिपुरा में वंदे मातरम और जनगण मन अनिवार्य है। तो त्रिपुरा सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के कार्यक्रमों में वंदे मातरम और जनगण मन जो हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान
को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना। यह फैसला शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से नागरिकों के मूल्यों को मजबूत करने के लिए लिया गया है। अब अगला प्रश्न आता है, आदिवासियों के लिए ट्राइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च है। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी छात्रों के लिए ट्राइबेक्स नामक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल एवं विकास को और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, और प्लेटफॉर्म पर स्थानीय भाषा में कंटेंट और करियर गाइडेंस की उपलब्ध होगा। तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है ताकि जो आदिवासी है वो शिक्षा जगत में आगे आ सके। तो अगला अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, भारत का पहला इंडोर बोटनिकल गार्डन बिहार में। तो भारत का पहला इंडोर बोटनिकल गार्डन बिहार में स्थापित किया जाएगा। यह दुर्लभ और औषधीय पौधों के को नियंत्रित वातावरण में संरक्षित किया जाएगा। यह पर्यटन शोध एवं जैव विविधता संरक्षण के लिए क्षेत्र में बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होने वाली है। तो अब आते हैं वन लाइनर, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ रिवीजन प्रश्न, जिससे हमारी तैयारी थोड़ी और मजबूत होगी। तो एआई समिट 2027 का आयोजन होने वाला है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर जयपुर है। और गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार 2025 रणछोड़ लाल गोस्वामी को प्रदान किया गया। और राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए निदेशक अमित गर्ग नियुक्त हुए हैं। और डीआरडीओ ने पिनाका लंबी दूरी की गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण ओडिशा से किया है। और 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कामराजर बंदरगाह बना है। और इसरो ने गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप परीक्षण मध्य प्रदेश में किया है। और भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर अथर्व एस बने हैं। और आधिकारिक तौर पर भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड बना। और भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम यानी आईआईटी मंडी द्वारा विकसित किया गया। इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो बात आती है सूजस प्रश्नोत्तरी राजस्थान करंट अफेयर के लिए। तो प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई 2026 को राजस्थान के किस शहर से जो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो जोधपुर से। और पंचपदरा में आयोजित मुख्य रिफाइनरी उद्घाटन समारोह के दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी एक्ट का एक नया रिकॉर्ड बना। इस कार्यक्रम का वर्चुअली माध्यम से राजस्थान के कुल कितने नागरिक हैं जो इसमें सीधे जुड़े हैं? तो इसमें 53 लाख नागरिक राजस्थान से जुड़े। और राजस्थान में निर्माणाधीन मुकुंदरा टनल की लंबाई 5 किलोमीटर होने वाली है। और राजस्थान में होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट हाउस के पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन किस पोर्टल के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन कर दिए गए हैं? तो राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल यानी एसएसओ के माध्यम से। अब अगला प्रश्न आता है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत श्रीगंगानगर जिले का उत्पाद है सरसों का तेल। अब आपको कमेंट बॉक्स में फलोदी जिले का मुख्य उत्पाद है जो एक जिला एक उत्पाद के तहत फलोदी जिले का उत्पाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो सभी साथी कमेंट जरूर करें। अब आती है मुख्य न्यूज़ एनालिसिस। तो 4 जुलाई 2026 जोधपुर को मिलेगी विकास की नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन। बेहतर कनेक्टिविटी पर्यटन एवं आर्थिक विकास को मिलेगी नई गति। अब बात आती है भारत की पहली 8 लेन सुरंग जल्द ही राजस्थान में शुरू होने वाली है। लगभग 4.9 किलोमीटर लंबी है सुरंग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का हिस्सा है। और इसका निर्माण मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे से किया जाएगा। और इसे इस तरह डिजाइन किया गया जिससे वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास और उनके आवागमन को किसी प्रकार की बाधा न हो। यानी ऊपर तो जंगल है जो जैसे का तैसा रहेगा, और नीचे से सड़क है जो सुरंग के माध्यम से निकाल दी जाएगी ताकि जो जानवर है, जो पशु पक्षी हैं जो जंगल में रहते हैं मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में, वो परेशान न हो। अब बात आती है राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस। तो आवेदन एसएसओ के माध्यम से। उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डिजिटल गवर्नेंस में पारदर्शिता, अधिकतम क्षमता 8 कमरे और 24 बेड। नई सुविधा मालिक का रहना इसमें अनिवार्य नहीं और केयर टेकर से भी संचालन हो सकेगा। और अस्थायी पंजीकरण सभी दस्तावेज पूर्ण होने पर 7 दिन में। और स्थायी प्रमाण पत्र मिलेगा 3 माह के भीतर निरीक्षण के बाद, जो 2 वर्ष के लिए वैध होगा ये प्रमाण पत्र। तो श्रेणियाँ, तो सिल्वर के लिए 1000 रुपये शुल्क है, गोल्ड के लिए 2000 रुपये, एससी इंटरनेट भोजन आदि अतिरिक्त सुविधाओं सहित। तो होम स्टे जो पंजीकरण नवीनीकरण के तहत ये शुरू किया जा रहा है। अब आती है जयपुर के होनहार तैराक कायरा भाटिया ने हरियाणा के हिसार में स्थित विद्या देवी जिंदल स्कूल में आयोजित ऑल इंडिया आईपीएससी एक्वेटिक चैंपियनशिप 2026-27 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं।
तो 5 स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीत कर इन्होंने अपनी प्रतिभा है पूरे देश में दिखाई है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सभी साथी अगर क्लास को पूरा देख चुके हैं तो कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।